नमस्कार दोस्तों। पहली वीडियो हमने जो अपलोड की थी उसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की थी। बहुत लोगों ने वीडियो देखा होगा, बहुत लोगों ने उसे लाइक किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा और उसे लाइक किया। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम दूसरी वीडियो के साथ आए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग विश्व ग्लोब की बात करेंगे और उसके बाद हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं विश्व ग्लोब की, ये सामने आपके चित्र बना हुआ है जिसमें बिग ग्लोब प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे अगर पहले हम बात करें तो ग्लोब, विश्व ग्लोब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ग्लोब का निर्माण मार्टिन बैहम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन बैहम द्वारा ग्लोब का निर्माण किया गया था। उसके अलावा अगर हम मानचित्र की बात करें, विश्व मानचित्र का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो एनएच मेंडल ने किया था। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक वर्ल्ड मैप को देखें तो एक वर्ल्ड मैप आपको इस आकार का दिखता है और यहाँ पर एक गोला, मतलब एक गोला, वो गोला लेकर अगर उस मैप को उस पर चिपका दिया जाए तो क्या होगा? ग्लोब का आकार ले लेगा, ग्लोब का आकार ले लेगा और इसी पे आपको हर चीज दिखता है। ठीक है, अब इस ग्लोब में आप देख रहे होंगे, इस ग्लोब में आप देख रहे होंगे ऊपर क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक है, और नीचे 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी पे आपको बहुत सारी रेखाएं मिल रही हैं और साथ में आपको इस पे महाद्वीप दिख रहे हैं। तो ये सब रेखाएं क्या हैं, इसी पे आगे डिस्कस हम करेंगे। इसमें बहुत सारी रेखाएं आप देख रहे हैं, जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, इसी के समांतर आप ऊपर आएंगे तो आप देख रहे होंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उसी के ऊपर आप आएंगे तो 64.5 आर्कटिक वृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो क्या है? 23.5 डिग्री मकर रेखा, और फिर नीचे आएंगे तो 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो 0 डिग्री इक्वेटर्स के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे वाले क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। और बीच में अगर इस लाइन द्वारा आपको दिख रहा होगा जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, इधर देखा जाए तो पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर, या इसे हम गोलार्ध भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंतर्गत बात करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? आगे आइए हम देखते हैं अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांश रेखा की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो अभी हमने जब बात की ग्लोब की, तो बीच में एक रेखा है जिसे बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र पर बना कोण अक्षांश कहलाता है। अब पृथ्वी का केंद्र कौन सा? देखिए ये एक क्या है, आप इसको 3D आकार मान लीजिए कि गोला है आपके पास 3D, जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल लेते हैं तो 3D आकार है, तो एप्पल के अंदर जो बीज होता है वो उसके बिल्कुल बीच में होता है। तो इट मींस अगर इस अर्थ को हम काटें और उसके बिल्कुल बीच में जाएं तो केंद्र, उस केंद्र की बात की जाती है। सपोज दैट हम बात करें कि इस बिंदु की बात की गई, इस बिंदु से केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। तो इस बिंदु को अगर हम इससे मिलाते हैं, यहां पर मिलाते हैं, तो ये कोण बनता है, सपोज दैट ये 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और इधर भी अगर हम मिलाएंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो इस रेखा को इस रेखा से मिला दिया जाता है और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 30 डिग्री, इधर भी ये 30 डिग्री हो जाता है। ऐसे उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से होता है। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है, हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होगी, 1 2 3 4, इस तरीके से हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होगी। अगर हम उत्तरी ध्रुव तक जाएं तो यहां से यहां तक कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। इट मींस अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है, तो यहां तक जाते जाते कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएगी? 90। ये कहां की बात हो गई? हमारे उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई। अब हम आते हैं नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में, बात करते हैं 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं। अब यहाँ पर भी प्रत्येक 1 डिग्री पर क्या है? एक अक्षांश रेखा है, 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है। और जब हम यहाँ आते हैं 90 डिग्री साउथ पोल तक, तो यहाँ कितने का एंगल बन रहा है? 90। इट मींस कि नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आने पर भी
ध्रुव तक आते आते कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। तो अगर हम कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ऊपर की 90, यहां तक की, और नीचे की 90, कितनी हो गई? 180। प्लस इसमें जो 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, वो भी क्या है? एक अक्षांश रेखा ही है, इसलिए कुछ अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 181। इसी में क्या होता है, आपने बताया 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा, तो यहीं पर क्या होता है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है कर्क रेखा। आप लोगों ने पढ़ा भी है, क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, जो हमारे भारत के मध्य से निकलती है। और जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो इसी के समांतर 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं विश्व के एक महाद्वीप से गुजरती हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि वो विश्व के किस महाद्वीप से तीनों ही अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, अब जैसे अभी हमने पढ़ा अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात की, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और प्लस एक विषुवत रेखा मिला ली जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 181 हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें, जब हमने उत्तरी गोलार्ध, जैसे यहाँ पर हमने बात की, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को भी क्या अक्षांश रेखा माना गया है। अगर क्वेश्चन बन जाए, यदि दोनों ध्रुवों को अक्षांश रेखा ना माना जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देख लीजिए, अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम अक्षांश रेखा ना माने तो क्या हो जाएगा? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? 181। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को घटा दिया जाएगा तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179। यदि ध्रुवों को रेखा ना माना जाए, ध्रुवों को अक्षांश रेखा ना माना जाए तो कितना होगा? 179। और वैसे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 181 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो अक्षांश। मैंने कहा एक अक्षांश, हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है, तो अगर एक पर्सन 1 डिग्री पे खड़ा है, दूसरा पर्सन 2 डिग्री पे खड़ा है, और पूछा जाए इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, तो कितनी होगी? 111 किलोमीटर, क्योंकि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, यह अक्षांश रेखा क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा की बात करें जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अभी हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात की, तो ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। अब ये क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, दोनों ही रेखाएं क्या हैं? एक काल्पनिक रेखा के रूप में हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि यहां से यहां इस उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ये रेखाएं मिला रही हैं, तो किसका निर्माण कर रही हैं? देशांतर रेखाओं का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? हमारी देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो ये क्या है? एक गोला है। ठीक है, एक सर्कल है, तो इस जगह से अगर आप चलेंगे यहां तक आएंगे तो कितना डिग्री आप कवर करेंगे? 360। इट मींस अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर हमारे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। और इन दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने पढ़ा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब हम बात करते हैं इन अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, क्या मतलब है। क्योंकि हमने भी बात की काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं इनमें से आपको दिखती नहीं, सिर्फ कल्पना की जाती है कि हमारी पृथ्वी में या हमारे ग्लोब में ये रेखाएं यहाँ से यहाँ तक होंगी। तो ऐसी क्या वजह है, इन रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया? तो देखिए, ये हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा ग्लोब बना हुआ है, इस पर जितनी भी आपको इस तरीके की रेखाएं दिख रही हैं, ये हमारी कैसी हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं हैं, ये हमारी कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब इनकी बात करें तो इनकी हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। तो देखिए, सपोज 0 डिग्री क्या है? विषुवत रेखा, और यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री
एक देशांतर रेखा, जबकि यहाँ पर अभी हमने दिखाया 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इन रेखाओं का निर्धारण क्यों किया जाता है? तो यहाँ से किसी भी पर्सन की या कहा जाए किसी भी चीज की लोकेशन सर्च करने के लिए, सपोज दैट माना जाए कि जैसे ही भारत सरकार के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि पाकिस्तान ने एक जगह पर अपना कैंप, आतंकवादी कैंप बना के रखा है, तो आतंकवादी कैंप बना के रखा है तो उसकी जानकारी भारत सरकार को किस प्रकार से दी जाएगी? माना जाए कि उसने जानकारी दी कि जो पाकिस्तानी कैंप है वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अब 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जाएंगे तो 0 डिग्री है, तो ये 20 है और ये 40 है। अभी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसमें कहीं ना कहीं इस रेखा के आसपास उनका कैंप है, एक लोकेशन बता दी गई। साथ में कहा गया 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए, अब 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो देखिए ये क्या है 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40। अब ऐसे हम अगर माने तो सपोज दैट हमने अभी यहाँ बात की 10 डिग्री अक्षांश और इधर से अगर हम गिने हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा, तो इस तरीके से आएंगे 40 पे। तो इट मींस ये दोनों जहां पर क्रॉस कर रहे हैं, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इट मींस यही उसकी लोकेशन है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो मिसाइल लॉन्च की जाएगी उसमें वही लोकेशन सेट कर दी जाती है और वही मिसाइल सीधे जाकर उसी लोकेशन पर गिरेगी। तो इट मींस कि यहाँ से बहुत सारी चीजें हमारे काम आती हैं, किसी की लोकेशन पता की जाती है, इन सब चीजों से काम आती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें भी हमें पढ़ना है कि विश्व ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। आखिर ये ग्लोब हमने बनाया, इसमें पढ़ा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, तो इस ग्लोब में भारत की स्थिति क्या होगी, या फिर अगर हम बात करें इसमें अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्या होगी, या फिर की बात करें कि जो देशांतर रेखाएं हमने और भी इनसे क्या क्या हम निकाल सकते हैं, जैसे कि इनसे हम किसी भी देश का समय का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इसे अच्छे से रिवीजन करें और इसे समझने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले क्लास में, उसमें हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे, समय कैसे निकाला जाएगा और भारत की स्थिति क्या होगी इस विश्व ग्लोब में, हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।